हेलो 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 हेलो। आइए सर, हम लोग कहां तक पढ़े थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर की इस अगली कड़ी में आपका स्वागत है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत यहां तक हो गया था। उसके बाद हम यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत भी कर लिए थे। उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत भी हम लोगों ने कर लिया था। यहां तक हो गया था ना? यहां तक हो गया था। कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत। आते हैं अगले में। कहता है 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से, कितने ग्राम कार्बन को सर? 30 ग्राम कार्बन को, कितने ग्राम कार्बन को? 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 बनेगा? यानी हम ये जानते, देखो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है। C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 हो जाएगा। ध्यान देना। हेलो, हाँ क्या बोलो? हाँ बोलो ना। C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। सबको मेरा प्रणाम है सर, सबको नमस्कार है। गौर फरमाइएगा, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 होता है। तो कहता 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम C प्लस O2 बराबर CO2 की बात करें तो ये हो गया 12 ग्राम। कितना ग्राम हो गया सर? कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, तो 2 है तो 16 दूनी 32 ग्राम। और ये हो जाएगा फिर 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। इसमें कोई डाउट है सर? ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन हो गया 12 ग्राम, ऑक्सीजन हो गया 16 दूनी 32 ग्राम, कार्बन हो गया 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। क्वेश्चन कह रहा है 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 बनेगा? तो सर गौर फरमाइएगा, हमको क्वेश्चन कह रहा है 30 ग्राम जलाने पर, कार्बन को जलाने पर कितना ग्राम CO2? तो सर आप गौर से देखिए, 12 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 12 ग्राम कार्बन से कितना ग्राम CO2 बन रहा है सर? 44 ग्राम CO2। इसलिए 1 ग्राम से कितना बनेगा? 1 ग्राम कार्बन से एकदम एक ही नियम लगा देना, 44/12 ग्राम CO2। इसलिए कितना ग्राम से कह रहा है? 30 ग्राम से। 30 ग्राम कार्बन से कितना बनेगा? 44/12 गुना 30 ग्राम CO2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सर, कितना आता है? कितना आएगा? 12 हो जाएगा सर। यहां बताइए कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 12 और 44 और 30, देखो कितना आता है। व्हाट इज द आंसर? ये आ जाएगा तुम्हारा 110 ग्राम CO2। सॉल्व करके देख लो। हमने कहा आपको 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 बनेगा? तो सर हमको पता है 12 ग्राम जलाने पर 44 ग्राम बनता है। तो 12 ग्राम जलाने पर, 12 ग्राम कार्बन जलाने पर 44 ग्राम CO2, इसलिए 1 ग्राम कार्बन जलाने पर 44/12, इसलिए 30 ग्राम जलाने पर 44/12 गुना 30। आंसर, यू विल गेट द आंसर। अमित जी हाय, नमस्ते। अगला सवाल फिर देखते हैं, ये आपका सॉल्व किया हुआ है। अगला कहता है 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम, पढ़िए आप एक बार क्वेश्चन को। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम H2O बनेगा? यही ना क्वेश्चन है। तो चलो आप गौर से देखिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 10 ग्राम। अब चला हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब जलाओगे ना तो H2 प्लस O2, दिस विल गिव्स H2O। सर H2 प्लस
O2, this will give H2O। 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम H2O बनेगा? तो तुम इसको पहले बैलेंस कर लोगे तो H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O हो गया। बैलेंस करने के लिए यहां 2 देना होगा तो यहां भी 2 देना होगा। तो नहीं, 2 नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा। इसको बैलेंस करो ना, चला इसको बैलेंस करो। यहां 2 दे दिए हम, यहां 2 दे दिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ना। देखो बैलेंसिंग भी तुमको सीखना होगा ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमको अभी बैलेंस किसको करना है? हाइड्रोजन को। यहां 2 गो है, ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां 1 गो है, तो यहां सर 2 कर देते हैं। तो अब यहां 4 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहां 2 कर देते हैं। तुम कहेगा मास्टर तुम कैसे कर लेता है? किया तुम कैसे रे मास्टर? हम तरह बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। इक्वेशन बैलेंसिंग भी तुमको सीखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चला कि 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम H2O बनेगा? तो चला ई हो गया 2 दूनी 4 ग्राम। तुम कहेगा कहां से लाया मास्टर 2 दूनी 4 ग्राम? ई लाए, हाइड्रोजन का होता है 11, ऑक्सीजन के बारे में तेरे को पता है 8-16। गौर से देखो, ई 11 हो गया, 2 दूनी 4 ग्राम हो गया, प्लस ऑक्सीजन हो गया चला 16 दूनी 32 ग्राम, 16 दूनी 32। ये हो गया तुम्हारा 16 दू 18 दूनी 36 ग्राम। बोलेगा कैसे मास्टर? ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 16 हो गया 2 18, ये 18 गुना 2 36 ग्राम। 16 दू 18, 18 गुना 2 इज इक्वल टू 36 ग्राम। अब तुमको करा 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम H2O बनेगा? तो हम कहेंगे क्या चला, इसको शिफ्ट कर देना है। देखिए यहां इसको पहले ये दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, ये ऊपर ये नीचे, इसके ऊपर में उसको डालना है। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 है ना, इसके ऊपर में इसको ले जाके डाल देना है, और ये दोनों लेकिन इंटरचेंज हो जाएगा। देखो ओम्स को समझाते हैं, 1 मिनट। इसको जो है ना, ये पहले ये दोनों को इंटरचेंज कर लेगा, तब इसके ऊपर में ना रहेगा कि दोनों लेंस की सट जाएगा D बराबर 0, तब ना P बराबर P1 प्लस P2 होगा। सोच रहा हूं। अब देखिए सर, 2 दूनी 4 ग्राम और ये 32 ग्राम और ये 36 ग्राम है। अब ध्यान दीजिएगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम H2O बनेगा? हम ये देख रहे हैं, चला क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जलाने पर हमको 36 ग्राम H2O मिल रहा है। इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन में ये हो जाएगा 36/4 ग्राम H2O। इसलिए कितना कह रहा है 10 ग्राम में, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 36/4 गुना 10 ग्राम H2O। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाता है? 4 नंबर 36, 10 नंबर 90 इज इक्वल टू 90 ग्राम इज द आंसर। एक चीज का और ध्यान रखना चला कि यही क्वेश्चन अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना ग्राम H2O, जितना ग्राम निकालना होगा जिसको, जैसे H2O कितना ग्राम, तो वो इस साइड रखेंगे, और जिससे निकालना होगा उसको इस साइड रखेंगे। कहता कितना ग्राम H2 बनेगा, तो H2 वाले को पैरामीटर को इस साइड रखते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, आता है नेक्स्ट में। अगला क्या कहता है? अगला कहता है सर कि अगला आपका मामला कहता है कि 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना ग्राम CaO बनेगा? तो सर गौर फरमाइएगा, CaCO3 को जब आप गर्म कीजिएगा ना, तो गर्म कीजिएगा तो टूट जाएगा किसमें? CaO प्लस CO2 में। CaCO3 को जब आप गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है किसमें? CaO प्लस CO2 में। अभी कैसे होगा सर? गौर फरमाइएगा, बताइए कैसे होगा। सबको गुड इवनिंग है सर। कहता है 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना ग्राम CaO बनेगा? तो हमको ये रिएक्शन, आप कहिएगा ये रिएक्शन कहां से लाते हैं आप? सर 3-4 गो रिएक्शन है, सबका सवाल हमने दे दिया, उसको ध्यान में रखना है। एक C प्लस O2 बराबर CO2, एक H2 प्लस O2 बराबर H2O, एक CaCO3 टूटेगा CaO प्लस CO2 में। अब देखिए सर, 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना ग्राम CaO बनेगा?
तो आप गौर फरमाइएगा जनाब, CaCO3 आपके सामने है, इसको तोड़ दिए हम, CaO प्लस CO2 बना, ये हो जाएगा आपका 40, अब 12 62, ये हो जाएगा 48, तो 48 दो 50, 110 हो जाएगा शायद, 140 12, तो हो जाएगा 40 12 52 48 100, ये हो जाएगा आपका 40 16 56, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 और 16 16 12 हो जाएगा तुम्हारा 32 12 44 ग्राम। देखना चला हमारे जोड़ घटाओ बड़ी गड़बड़ है। एक अब कह रहा है 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना ग्राम CO निकालना, तो उसको इस साइड रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, चला हम कहेंगे भैया 100 ग्राम, ध्यान देना, हम कहेंगे कि 100 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 56 ग्राम CaO, 100, वेरी गुड, 28%, नवादा से, मधुबनी से, 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO, तो हम कहेंगे इसलिए 1 ग्राम CaCO3 ये हो जाएगा चला 56/100 ग्राम CaO, इसलिए कितना कह रहा है 50 ग्राम ना, तब 50 ग्राम CaCO3 ये हो जाएगा 56/100 गुना 50 ग्राम CO। अब देखो इसको सॉल्व करके कितना आता है, 50 दूनी 100, वेरी गुड, 28 ग्राम, वेरी गुड। जो लोग भी सर 28 ग्राम निकाल रहे हैं सर, वेरी वेरी गुड, एकदम सर समझिए भगवान की मर्जी नहीं होगी तब भी आपका सर जॉब होना है, क्योंकि आपकी सिंसियरिटी ये बता रही है। सर बहुत कम बच्चे होते हैं, अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है सर, कितने लोगों को समझ में आ गया सर, एक टाइप कीजिए, 5% सर अपवाद है, उसको कोई नहीं समझा सकता, ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना होगा। जिनको जिनको समझ में आया एक बार और समझा देंगे, क्या दिक्कत है, मैक्सिमम लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और समझा देंगे। जिनको जिनको समझ में आया एक टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया 2 टाइप कीजिए, एक बार और गुरुजी समझा देंगे, इसमें क्या है, एक बार और समझा देंगे सर, जल्दी जल्दी। पेड वीडियो यूट्यूब पे जो भी डाल रहा था सर, उस पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए अब वो ऐसा नहीं करेगा। मेरे नाम से जितने भी चैनल्स हैं सर, सब पे मैंने केस कर दिया है, अब वो चैनल खुद ब खुद वो उनको नोटिस चला जाएगा सर, इसलिए कोई भी बच्चा ऐसा ना करें, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए सारे बच्चों को समझ में आया, एक आध तो अपवाद होंगे ही सर, वो लेट से जुड़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा। देख सारे मेरे भाई लोग को समझ में आया, अब एक आध दो हैं वो 5% के अपवाद में है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस 5% के लिए एक बार और फिर गुरुजी बता देंगे, क्या दिक्कत है, वो भी तो मेरा भाई है, पढ़ना तो वो भी चाहता है, ध्यान देगा भाई मेरा। जिनको नहीं समझ में आया, जिसको निकालना है ना उसको इस साइड रखो। 3 गो रिएक्शन है जो तेरा एकदम याद रखना है, कौन कौन, एगो रिएक्शन तो H2, देखो तुमको क्या क्या याद रखना है इस टाइप के सवाल के लिए, तुमको भाई मेरे याद रखना होगा C+O2 इज इक्वल टू CO2, एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन मेरे भाई को याद रखना है H2 प्लस O2, दिस विल गिव H2O, यहां बैलेंस कर देंगे, यहां 2 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। और तीसरा रिएक्शन मेरे भाई को याद रखना है CaCO3, दिस विल गिव, इसको जब गर्म करते हैं तो ये दे देता है हमको CaO प्लस CO2। चौथा रिएक्शन एक और आप याद रख सकते हैं N2 प्लस H2, दिस विल गिव NH3, N2 प्लस H2 दिस विल गिव NH3, इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग, यहां 2 दे देंगे और यहां 3 दे देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। ये 4 रिएक्शन तो पहले तुम लिख लो। राजन जी समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको फिर से समझा देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भाई है मेरा जिसको नहीं समझ में आया, एक बार और गुरुजी, आज ही बैच बाई किए तो कहां से समझ में आएगा, अगले चैप्टर से बुझाएगा। हो गया। जो लोग आज बैच बाई किए हैं
उन लोगों को सर अगले चैप्टर से बुझाएगा। हो गया? एक बार और हम समझाते हैं, एकदम टेंशन नहीं। ये 4 रिएक्शन आपको ध्यान में रखना। दूसरा, अगर मान लो कह दे कि 10 ग्राम कार्बन को जलाने से कितना ग्राम CO2, तो पहले इस रिएक्शन से तुम वेट निकाल लो अलग अलग सबका कि इतना ग्राम में इतना, इसलिए एक में कितना, इसलिए 100 में कितना। वही नहीं कर रहे हैं हम। जैसे हम एक क्वेश्चन यहां देख लेते हैं गुरुजी कि जैसे 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना ग्राम CO बनेगा। तो हम क्या किए, पहले तो CaCO3 का हम रिएक्शन जानते हैं। अब तुम कहेगा कैसे आप जानते हैं, कैसे हम जानेंगे, तो आपको हम लिख दिए रिएक्शन CaO प्लस CO2। हम ये जानते हैं इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है। जो लोग पिछले क्लास में होंगे उनको हमने द्रव्यमान निकालना सिखाया है। रिएक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं, यही 3 रिएक्शन सर पूछता है या 4 रिएक्शन। इसको अगर हम कहते हैं 40 और 16, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 44। तुम कहेगा कहां से लाया, तो कल की क्लास आप पलट के देख लो, आपको मिल जाएगा। तो हम कहते हैं सर कि 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना ग्राम CaO बनेगा। तो सर हम ये देख रहे हैं कि 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 44, इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना। जिसको निकालना होगा उसको इस साइड रखेंगे। तो CaO को निकालना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर कि 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO बनेगा। 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO, इसलिए 1 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना बनेगा। तो हम कहेंगे सर 56/100 ग्राम CaO। इसलिए अब क्वेश्चन के हिसाब से पहुंचेंगे कितना ग्राम, 50 ग्राम CaCO3 में कितना। तो हम कहेंगे चला 56/100 गुना 50 ग्राम CO। सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट। अब आते हैं अगले में। चल, परमाणु द्रव्यमान क्या है, व्हाट इज परमाणु द्रव्यमान। सर रिएक्शन आपको याद रखना है, और एक रिएक्शन चैप्टर ही हम कर दिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डाल दिए हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना सर, परमाणु द्रव्यमान हम आपका प्रॉब्लम देख रहे हैं समीर जी। कहते परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। सर एक चीज का ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार एक ही बात है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार चला एक ही बात है। और सब बढ़िया है रे, ब्याह शादी कर लिया नहीं किया है, कौन कौन ब्याह नहीं किया है, राणे है, एक बार यस लिखो, एक लिखो। अजय ब्याह कर लिया है उद्दुई लिखेगा, केकर केकर अंतिम इच्छा पूरा नहीं हुआ है वो एक लिखेगा। भाग छोटा सा पौड़। वेरी गुड वेरी गुड, सबको सबको नमस्कार है सर। भगवान हमें आपको हमारी तरह ही रखे, राणे मरे, ठीक है ना। कहता है देखना, एटॉमिक मास की अगर हम बात करें सर, परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार एक ही बात है। केमिस्ट्री में अगर बात करोगे सर तो द्रव्यमान और भार एक ही बात है, ठीक है। सब कुंवारे हैं ना, द्रव्यमान और भार एक ही बात है, ध्यान देना। तो आप पहले तो ये द्रव्यमान और भार है क्या सर, तो पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं कि मामला क्या है। जैसे हमने आपको कहा था सर कि ये कोई तत्व अगर X है, इसकी परमाणु संख्या ले लेते हैं, चलो ओ ये ले लेते हैं सर सोडियम 1123। सोडियम अगर 1123 है तो इसका परमाणु संख्या कितना, परमाणु संख्या हो गया 11, सॉरी परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो परमाणु संख्या हो गया इसका, परमाणु संख्या यानी Z इज इक्वल टू 11, परमाणु भार यानी A इज इक्वल टू 23, प्रोटॉन यही है, इलेक्ट्रॉन यही है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो 23 में से 11 गया, न्यूट्रॉन हो गया हमारा 12। ध्यान से देखना, हाँ पहले जो भी आज एडमिशन लिया सर प्रीवियस वीडियो देखिए। तो सर ये 1123 है, प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या इज इक्वल टू 11, परमाणु द्रव्यमान 23 है,
न्यूट्रॉन की संख्या 23 - 11 इज इक्वल टू 12। तो आप गौर से देखिए सर, ये जो 23 है, एकदम आराम से सर, ये जो 23 है, जो कि जिसको आप फक्र से कहते हैं परमाणु भार, ये कैसे आएगा? तो आप गौर से देखिएगा, तो ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को जोड़ने से आएगा। न्यूट्रॉन कितना है आपका सर? 12। अब प्रोटॉन कितना है आपका? 11। तो देखो 12 + 11 इज इक्वल टू 23। देखो तुमको दिख रहा होगा 12 + 11 इज इक्वल टू 23। यानी जो परमाणु द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, या हम कहेंगे न्यूट्रॉन प्लस परमाणु संख्या। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्लस परमाणु संख्या देखिए आपके सामने, ये जो है सर, ये न्यूट्रॉन प्लस परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी हो सकता है, तब 12 + 11 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। लेकिन सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के जगह पर सर हम परमाणु संख्या भी लिख सकते हैं, तो n + z भी होगा। तो n है आपका 12, z है आपका 11, तब भी ये 23 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है सर कि अगर परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला हमको कहे, तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब गौर से देखिए, आपको वही दिख रहा होगा। कहते हैं इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो संख्या है वही परमाणु द्रव्यमान है, अगर आप क्लास शुरू से कर रहे हैं तो। अब देखिए सर, कहता है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। A इज इक्वल टू होता है P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसी को हम लिख सकते हैं यहां से, A बराबर प्रोटॉन के जगह पर सर हम लिख देंगे Z परमाणु संख्या, तो A बराबर Z + N हो जाएगा। और इसी से हम यहां लिख लेंगे तो सर N इज इक्वल टू A - Z हो जाएगा। इसी से सर N बराबर हम A - Z लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए सर मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है सर मूलानुपाती सूत्र? दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है आणविक सूत्र, एक होता है मूलानुपाती सूत्र। एक होता है सर आणविक सूत्र और एक होता है सर मूलानुपाती सूत्र। एक होता है आणविक सूत्र और एक होता है मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। जिनका भी वीडियो फंस रहा है सर, बैक जाके फिर से अपने वीडियोस पे आएंगे। एक होता है आणविक सूत्र, एक होता है मूलानुपाती सूत्र। आप देखिए ये है क्या, एकदम आराम से सर। अगर मान लो बेंजीन है C6H6, है ना सर, तो मूलानुपाती सूत्र इसका सरलतम अनुपात होता है। जैसे आप कहिएगा सरलतम अनुपात क्या होता है, जैसे 2:12 है, इसको काट दोगे 1:6, इसका सरलतम अनुपात। क्या करोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो वैसे ही 6 है, तो 6 और 6 को काटोगे तो ये कट जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा। यानी इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH, C भी 1, H भी 1। अब दूसरा ले लेते हैं सर, जैसे H2O। H2O में ये 2 है, ये 1 है, तो 2:1, इस तो कटवे नहीं करेगा, तो इतने रह जाएगा, दैट इज H2O। फिर लेते हैं सर अगला C2H2। C2H2 में सर ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2:2 हो गया, ये कट गया, 1:1 हो गया। 1:1 हो गया तो क्या हो जाएगा, चला C और H, 2 कट गया, 1:1 हो गया, C और H हो जाएगा। द नेक्स्ट, अगर हम ले लेते हैं CH4, 1 और 4 कटेगा नहीं तो CH4A हो जाएगा। गुरुजी कहने का मतलब यह हुआ कि आणविक सूत्र को सरलतम अनुपात में जब व्यक्त किया जाता है तो उसे मूलानुपाती सूत्र यानी इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। यह जो आणविक सूत्र है, इसको सरलतम अनुपात में जब व्यक्त किया जाता है तो उसे मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। आणविक सूत्र को सरलतम अनुपात में जब व्यक्त किया जाता है तो उसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, ठीक है।
पीडीएफ सर एसके झा पीडीएफ चैनल पे है, आप वहां सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, अगर इसमें हम 6 से गुना कर दें, ये दोनों बराबर हो जाएगा। पहले सर इसका डिफिनेशन में चलते हैं, फिर आएंगे यहां। कहता है मूलानुपाती सूत्र क्या है? ये मूलानुपाती सूत्र है सर, ये आणविक सूत्र है। कहता है इंपेरिकल फॉर्मूला, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। देखिए, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। यह सर बेंजीन है C6H6, इसको सरलतम रूप में अगर व्यक्त करेंगे CH हो जाएगा। यह सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे HO हो जाएगा। अब देख लीजिए H2O2, ये दो कट जाएगा, एगो H एगो O बचेगा। ये C6H6 है, 6 कट जाएगा, एक C एक H बनेगा। C2H6 है सर, 2 3 6 कट जाएगा, तो एगो C H3 हो जाएगा। देखो CH3 है। फिर यहां H2O है सर, ये कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा तो H2O ही रह जाएगा। एक बार फिर से पढ़िए, कहता है किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। सर 1 मिनट भी अपना टाइम बर्बाद मत करो, 1 मिनट। हम भी आते हैं क्लास लेने, एक नो बकवास, सीधा सर पढ़ाई, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, यही 1-1.5 महीना जिंदगी को सरियाने का। तो पेशेंस कितना है तुम्हारे अंदर, ये तुम जानो। कहता है नहीं तो सर 1-1.5 महीने के बाद आपका काम हो जाना है, या नहीं तो हो जाना है, ना तो सदा के लिए हो जाना है। देख लो तुमको क्या करना है। कहते हैं सर एक ही मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक यौगिकों के लिए हो सकता है। एक ही मूलानुपाती सूत्र, जैसे इसका CH हुआ, दूसरे के लिए भी CH हो सकता है। जैसे अब तुम कहोगे कैसे? जैसे C6H6 का भी CH है, दिखाते हैं हम आपको सर। जैसे C6H6 का काट दोगे तो ये कट जाएगा तो CH हो जाएगा। वैसे C2H2 का भी काट दोगे तो ये कट जाएगा तो ये भी तो CH होगा। तो एक से अधिक यौगिक के लिए सेम मूलानुपाती सूत्र हो सकता है। एक से अधिक यौगिक के लिए सेम मूलानुपाती सूत्र हो सकता है। अब देखना, अब हम यहां आते हैं सर, ये C6H6 बराबर CH हो गया, तो हम यहां H6 से गुना कर देंगे, वही आ जाएगा। यहां पर 1 से गुना कर देंगे सर, वही आ जाएगा। यहां 2 से गुना कर देंगे सर, वही आ जाएगा। यहां पे 1 से गुना कर देंगे, वही आ जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं है। कहने का मतलब आणविक सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र होगा। ये n एक फैक्टर है। आणविक सूत्र बराबर n के जगह 6 1 2 3 कुछ भी ले सकता है, गुना मूलानुपाती सूत्र। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, आणविक सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा। कहता है आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आणविक सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है n गुना मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो सर जहां n बराबर 1 2 3 4 है, आणविक सूत्र इज इक्वल टू n गुना मूलानुपाती सूत्र। n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अभी निकालेंगे n कैसे सर? ये होगा आणविक सूत्र बटा मूलानुपाती सूत्र। यहां हो जाएगा आणविक सूत्र का भार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। कर दीजिए, आपको n का वैल्यू निकल जाएगा। आणविक सूत्र भार बटा मूलानुपाती सूत्र भार कर दीजिए, आपको n का वैल्यू निकल जाएगा। आप कहेगा कैसे निकालेंगे, तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कह देगा क्वेश्चन कि बेंजीन के लिए, जैसे देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है अगला में कि n कैसे निकालना है। बेंजीन के लिए n का मान ज्ञात करें। आप कैसे ज्ञात कीजिएगा सर? पहले तो n बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि आणविक सूत्र भार, फॉर्मूला होता है सर आणविक सूत्र भार बट मूलानुपाती सूत्र भार। अब आणविक सूत्र कितना है बेंजीन का? बेंजीन का होता है C6H6। अब मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र हो गया C6H6। अब मूलानुपाती सूत्र हो गया चला CH।
आणविक सूत्र हो गया भार C6H6 और मूलानुपाती सूत्र हो गया CH। ठीक है, अब देखिए सर क्या होना है, इसका भार बताइए कितना हो जाएगा, 12 छके 72, कार्बन का 12 होता है, 12 छके 72, आई इसका 6, 1 गुना 6 78। आप बोलेगे मास्टर साहब आप कैसे निकाल लिए C6H6 का, देखिए ऐसे निकालें, पिछली क्लास में भी हमने बताया था कार्बन का 12 होता है, तो 12 छके 72 6 78। और CH की अगर हम बात करें, C और H की बात करें सर, तो 12 1 13, देखो ये C और H 12 1 13, यानी 12 1 13 बट्टा 13 हो जाएगा, 13 छके 78, 6 इज द आंसर, 6 हो जाएगा आपका सर आंसर। आणविक सूत्रभार बटा मूलानुपाती सूत्रभार आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, कहता आणविक सूत्र द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में संबंध। देखिएगा सर, आणविक सूत्र द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में क्या संबंध है। आणविक सूत्र द्रव्यमान सबसे ज्यादा इस चैप्टर, अगर टॉप 5 को चैप्टर की बात करोगे जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये चैप्टर है, टॉप 5 में एक ये है सर। एक फॉर्मूला होता है आणविक सूत्रभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। इस बार हम सर केमिस्ट्री में सारे उस टॉपिक को जोड़ दिए हैं जो नया तरीके से पूछा है। आणविक सूत्रभार बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। आणविक सूत्रभार बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं चला वेपर डेंसिटी। वाष्प घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी। अभी कैसे होगा सर, ध्यान दीजिएगा। आणविक सूत्रभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व, आणविक सूत्रभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। तो यहां से सर अगर वाष्प घनत्व बराबर फॉर्मूला हम निकालते हैं, वाष्प घनत्व बराबर फॉर्मूला निकालते हैं तो ये हो जाएगा आणविक सूत्रभार, आणविक सूत्रभार बटा 2। ध्यान देना, आणविक सूत्रभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व, तो वाष्प घनत्व बराबर हो जाएगा आणविक सूत्रभार बटा 2। अब तुमको आणविक सूत्रभार हम निकालना पता है, जैसे कैल्शियम यूरिया का कैसे बनाए थे 60 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे बनाए थे 100 ग्राम बनाए थे, वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां आते हैं सर, पढ़िएगा आणविक सूत्र द्रव्यमान तथा वाष्प घनत्व में संबंध, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वेपर डेंसिटी। ये क्या कहता है सर, कहता है आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व, और आणविक सूत्र निकालने की इस विधि को केनिजारो विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं चला, केनिजारो विधि। कहेगा आणविक सूत्र निकालने की वह विधि जो वाष्प घनत्व की सहायता से निकलता है उसे कौन विधि कहते हैं, कहेंगे केनिजारो विधि। अब ध्यान देना, कहता है वाष्प घनत्व बराबर होता है आणविक सूत्र द्रव्यमान बटा 2। अभी तुरंत हम बताए थे सर, वाष्प घनत्व इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आणविक सूत्र द्रव्यमान बटा 2, या यूं कहो आणविक सूत्र भार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। दोनों में से जो तुमको ठीक लगता है ये फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए, ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान देना चला, कहते हैं भारी जल का वाष्प घनत्व क्या होगा। तो हमने सर फॉर्मूला क्या बताया आपको, आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व, बराबर फॉर्मूला हमने बताया आपको 2 गुना वाष्प घनत्व, 2 गुना वाष्प घनत्व। जल्दी से बना लीजिए एक बार, यहां होता 2 गुना वाष्प घनत्व। अब निकालिए सर कैसे होगा, जल्दी से निकाल। दो गुना वाष्प घनत्व, तो जल्दी से वाष्प घनत्व निकाल लीजिए सर। आणविक सूत्र द्रव्यमान हमने आपको बताया है कैसे निकालना है। यहां से इसको काट दो, एक स्लाइड यहां से यहां, एक स्लाइड यहां से यहां, दूसरा फिर यहां आ जाना, इसको उस फिगर के साथ।
फिर एक ऐसे, एक मिनट सर, ये कटो 4-5 स्लाइड उसके बाद। कहता है भारी जल D2O के लिए वाष्प घनत्व। तो सर आणविक शुद्ध द्रव्यमान हम आपको निकाल के सिखाए हैं D2O का, बताइए कितना हो जाएगा। ये 16 हो गया, ये 2 हो गया, ये सर D का होता है 1 2। तो भार अगर निकालना तो ये हो गया 16, ऑक्सीजन का ये होता है 2, तो 2 दूनी 4, तो 16 + 4 20 हो गया। तुमको अगर नहीं पता सर तो D2O सर जो होता है, तो D2O का द्रव्यमान निकालिएगा, द्रव्यमान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 होता है, D है, ड्यूटेरियम 1 2 होता है, 1 2 होता है, 2 दूनी 4 हो गया, हाइड्रोजन रहता तो 1 होता, तो 1 × 2 होता, तो D2O 2 दूनी 4 + 16, 4 + 16 = हो जाएगा 20। तो आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व हो जाएगा। तो सर हमको ये बताइए, आणविक सूत्र द्रव्यमान हमको पता है 20 बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। तो सर यहां से वाष्प घनत्व निकालेंगे, कितना आ जाएगा। वाष्प घनत्व अगर हम निकालते हैं, मच्छरों लिखवे करेगा, वाष्प घनत्व अगर हम निकालते हैं तो वाष्प घनत्व बराबर हो जाएगा कितना, 20 अब बटा 2 = 10। कहां पर फाइल देख लेना, 20/2 = 10। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी का भी अगर वाष्प घनत्व आप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कि इसका वाष्प घनत्व आप निकालना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, आणविक शुद्ध द्रव्यमान आपको लिखना होगा बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व होता है, और सर यहां से वाष्प घनत्व बराबर हो जाएगा 20/2 इज द आंसर। तुम कहेगा नहीं समझा, तो एक बार और हम समझाते हैं सर। H2SO4 का वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी का मान क्या होगा। तो सर पहले तो आणविक शुद्ध द्रव्यमान बराबर, फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले आणविक शुद्ध द्रव्यमान निकाल लीजिए। आणविक सूत्र द्रव्यमान H2SO4 का कितना हो जाएगा बताइए, 1 × 2, अरे हाइड्रोजन का 1 तो 1 × 2 प्लस सल्फर का होता है चला 32, ये लो 32, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, तो ये हो जाएगा चला 64, 16 × 4 16 × 4 = 64। बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 32 + 64, ये हो जाएगा 4 2 6 2 8, और ये हो जाएगा 6 3 9, दैट इज 98। अब हमको निकालना है वाष्प घनत्व, तो हमको फॉर्मूला पता है, आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व बोले तो चला कथी, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बता क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी = हो जाएगा आणविक सूत्र द्रव्यमान, डायरेक्ट लगा दो तुम, आणविक सूत्र द्रव्यमान, द्रव्यमान अब बटा 2, आणविक सूत्र द्रव्यमान अभी तुरंत निकालो, 98, 98/2 = 49 इज द आंसर। 98/2 = 49 इज द आंसर होगा रे। आणविक शुद्ध द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व, तो आणविक शुद्ध द्रव्यमान तुमको पता है 98, कैसे निकालें ये भी तो हम सिखाए हैं पिछले क्लास में। एब्सेंट होगा तो हम की करेंगे, 98/2 = 49। अगर एब्सेंट है तो सर पिछली क्लास देखिए, हो गया। यहां से अगर हम आते हैं, एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं सर कि H2SO4 का वाष्प घनत्व तो निकालना है, तो हमको फॉर्मूला यह पता है कि आणविक शुद्ध द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। तो हमको आणविक शुद्ध द्रव्यमान H2SO4 का निकल जाएगा क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है। कैसे निकालें वो भी देख लो, 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 × 4 = 64, 98। तो यहां से सर वेपर डेंसिटी हमको निकालना है, तो आणविक शुद्ध द्रव्यमान बटा 2 हो जाएगा, 98/2 = 49। किसी का भी निकाल लो सर, जैसे मान लेते कि हमको दे दिया CaCO3 का वेपर डेंसिटी क्या होगा। तो चला अगर CaCO3 का पहले द्रव्यमान निकाल लो, द्रव्यमान निकालोगे तो हो जाएगा 40, अब प्लस कार्बन का होता है 12, हम बोले थे 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट याद रखो। ऑक्सीजन 16 होता है, तो 16 × 48, अरे सर हम बोले थे कार्बन होता है 6 12, ऑक्सीजन होता है 8 16, कैल्शियम होता है चला 20 40, तो वहीं से तो किए हैं, कैल्शियम का 40, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16 × 48, अभी हो जाएगा 100 ग्राम। अब इसको हमको सर वाष्प घनत्व तो निकालना है, तो वाष्प घनत्व तो बराबर क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व = आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान बटा 2, आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना है चला 100 अब बटा 2 = 50 इज द आंसर।
आणविक शुद्ध द्रव्यमान है कितना, तो हम कहेंगे चला 100 बटे 2 इज इक्वल टू 50। यू विल गेट द आंसर। बनेगा रे? हाँ सर। ये भी रहेगा, उसके बाद इसके जगह पे रहेगा। नहीं ठीक है, छोड़िए, आते हैं हम इसको आगे बढ़िए। ठीक है, तो आपका काम सर हो जाएगा। लाओ अब आते हैं, चला हम ऑब्बो प्रिंसिपल पे। ऑब्बो का नाम सुने हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुने हो? चला नहीं, एकदम सर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और रेगुलरिटी मस्ट बी इंपॉर्टेंट। अभी हम सर यहां भोजपुरी गाना नहीं गाने वाले हैं, नहीं तो हम अंग प्रदर्शन करने वाले हैं कि तू देखेगा और तेरा मजा आएगा। तेरा सब कुछ बड़का बड़का देखने में मजा आता है, तो तुम सोच लो फिर मामला ऐसा छेद में जाएगा, गंध से मर जाएगा। पौड़, तेरा पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। पौड़ मतलब पौड़, ठीक है? नो ऑप्शंस यू हैव, पढ़ना होगा। अब सर गौर फरमाइएगा। अगला हम चलते हैं सर ऑब्बो के सिद्धांत पर। किस पे चलते हैं? चला ऑब्बो चचा के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर चला? ऑब्बो के सिद्धांत पर। नाम सुने हो? कहां है? हाँ? हाँ? ऑप्बाउ का सिद्धांत। हम सर देखिए, ये ऑब्बो चचा का सिद्धांत है। व्हाट इज ऑब्बो प्रिंसिपल? क्या है सर ये ऑब्बो सिद्धांत? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुने हैं सर? सर ऑफबाउ जो है ना, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। ऑफबाउ क्या है सर? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। आपको पहले क्या बताएं, अगर कहीं पर लिखा हुआ 1F, इसका मतलब ये S जो है ना सर, ये उपकक्षा को बताता है, और जो ये 1 है ये कक्षा को बताता है। ये जो S है सर, ये उपकक्षा को बताता है, और ये जो 1 है ये सर कक्षा को बताता है। S किसको बताता है? उपकक्षा को। 1 किसको बताता है? कक्षा को। और तुमको पता है भाई मेरे, S में की अधिकतम औकात है 2 की, P की अधिकतम औकात है 6 की, D की अधिकतम औकात है 10 की, और F की अधिकतम औकात है 14 की। यह है SPDF। S की अधिकतम औकात 2 की है, P की 6 की, D की 10 की, F की 14 की। ये फिक्स है। तो ऊर्जा भरने का क्रम कक्षा और उपकक्षा में ऑब्बो ने बताया था, ऑब्बो ने इसका निर्माण किया था। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सर सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कैसे पढ़ते हैं वैसे ही। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम बात करें कक्षा की, कक्षा, उपकक्षा और कक्षक की ध्यान दीजिएगा, तो ऑब्बो साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था। ऑब्बो साहब ने क्या सिद्धांत दिया सर? उन्होंने कहा कि ऊर्जा को कैसे भरना है। जैसे सर हम लोग रैक में कोई सामान लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? पहले छोटे वाले नीचे वाले रैक में, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ऑब्बो ने कहा यही तो करना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रखना है रैक में तो क्या करना होगा? पहले नीचे वाले रैक में भरेंगे, फिर ऊपर वाले, फिर ऊपर वाले। मतलब उन्होंने कहा पहले निम्न ऊर्जा वाले में भरेंगे, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले। मतलब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के क्रम में सजाएंगे। इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे? इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के क्रम में सजाएंगे। पहले कम ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा। और ये ऊर्जा का क्रम किसने दिया? ऑब्बो चचा ने दिया। अब क्या दिया उन्होंने? गौर फरमाइएगा। उन्होंने दिया, ऑब्बो का सिद्धांत कहता था, ऑब्बो प्रिंसिपल, यह एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है निर्माण करना। इस सिद्धांत के अनुसार हम बोले इलेक्ट्रॉन पहले कहां भरेगा? तो पहले निम्नतम ऊर्जा में भरेगा, उसके बाद उससे ज्यादा वाले ऊर्जा में, उसके बाद उससे ज्यादा वाले ऊर्जा में।
तो कहता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है, इसके बाद उससे अधिक और इसी क्रम में भरते चला जाता है, और यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, जो हम कहते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6। कैसे कहते हैं? ऑब्बो चचा ने दिया था, हम थोड़े दिए हैं। ऑब्बो चचा ने कहा कि पहले इलेक्ट्रॉन को निम्नतम ऊर्जा वाले में भरेंगे और उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले में, और उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले। उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उसके लिए उन्होंने एक क्रम तैयार किया, और वो क्रम क्या था सर? उन्होंने कहा 1s फिर 2s, s को 7 कक्षाओं में बांटा, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। फिर उन्होंने कहा 2p फिर 3p फिर 4p फिर 5p फिर 6p फिर 7p। फिर उन्होंने कहा 3d फिर 4d फिर 5d फिर 6d फिर 7d। फिर उन्होंने कहा 4f 4f 5f 6f 7f। अब ध्यान दीजिएगा सर, इस तरीके से उन्होंने लिखकर एक टेबल बना दिया ऐसे 1s 2s फिर ऐसे फिर ऐसे। आप कहेगा क्या खींच रहा मास्टर, पागल हो गया का? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको हम सिखा देते हैं इसी पे, गौर फरमाना। जो ऊर्जा का क्रम यही है, ऊर्जा का क्रम है, पहले 1s में भरेंगे फिर 2s में भरेंगे, फिर यहां से चले आएंगे सर ऐसे फिर 3s में। तुम ऐसे भी एरो ले जा सकता है ऐसे, यानी पहले 1s में फिर ऐसे घूम के आएंगे, फिर 2s में, फिर ऐसे घूम के आएंगे 2p में, फिर 3s में, फिर ऐसे घूम के जाएंगे 3p 4s, फिर ऐसे घूम के जाएंगे 3d 4p 5s, फिर ऐसे घूम के जाएंगे 4d 5p 6s। तुम क्या कर रहे हैं मास्टर? की कर रहा है? हम बताते की कर रहे हैं, और ये हम नहीं किया, चला ये ऑब्बो चचा किया है। ऑब्बो चचा ने क्या कहा कि ये पहले 1s में भरेगा, फिर ऐसे जाएगा 2s में भरेगा, फिर 3s 2s के बाद 1s2 2s2 2p में भरेगा, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d 4p 5s 4d 5p 6s। और ऊर्जा का क्रम भी यही रहेगा। क्या क्रम रहेगा? पहले 1s में भरेगा, ये देखो 1s में भर गया, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। इस क्रम में वो आगे बढ़ता चला जाएगा, यही क्रम होगा। यानी अगर तुम s की औकात भी उसने बता रखी है पहले से 2 होगा, p की औकात भी 6 होगा, d की औकात भी 10 होगा, f की औकात भी 14 होगा। यानी अगर तुम्हारे पास मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं वह तत्व कैल्शियम है जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरोगे? तो 2 s की औकात है 2 की, तो इसको 2 दे दो, फिर ये s है 2 दे दो 4, ये p की 6 की औकात है 6 10 2 12, 6 p की औकात 6 है, फिर 18 2 20 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का। तुम कहोगे नहीं समझे ना मास्टर, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे कैल्शियम? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना ऐसे, तो इसको पढ़ते हैं 1s2, ऐसे लिखा हुआ है इसको 2p6। अब तुम कह रहे मास्टर तनी और करके बताओ, हमरा नहीं बुझाया, पैसा नहीं लिया है, हम तनी और करके बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्रम देखो, हम तुमको समझाते हैं। 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s। तो देखो मान लेते हैं तुम्हारे पास एक तत्व है जिसका नाम है, मान लेते हैं सोडियम। सोडियम है ना, चला सोडियम है तुम्हारे पास, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका इलेक्ट्रॉन होता है 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे? s की औकात 2 की है, इसमें भर दिए 1s2, फिर इसकी भी औकात 2 की है तो 2s2, हमारे पास 11 है तो 2 2 4 हुआ, फिर इसकी औकात 6 की है तो 2p6 10 हो गया, फिर एक और बच गया ना 11 है, 2 2 4 6 10 से हुआ, फिर 3s है तो 3s में एक भर दिया 11, 2 2 4 6 10 1 11। ये ऑर्डर है, आगे बढ़ते जाएगा। अगर मान लो तुम्हारे पास मान लेते हैं ये क्रम रहता है तुम्हारा, ध्यान देना, तुम कहोगे फिर भी नहीं बुझाया रे मास्टर, तो हम फिर बुझाएंगे, चूंकि पैसा नहीं लिए हैं, चला एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग पैसा लेते हैं तो पूरा सर्विस देते हैं, ऐसा नहीं कि सूझ जाते हैं, ठीक ना। बहुत लोग सूत भी जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो पेट बढ़ा लेते हैं लेकिन सर सर्विस नहीं दे पाते हैं। तो अब गौर फरमाइएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास सर 15 इलेक्ट्रॉन है ना, चला, तो 15 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? 2 को एकरा देंगे, चूंकि इसकी औकात ही 2 है, हमने कहा है s की औकात है 2 की, p की औकात है 6 की, d की औकात है 10 की,
F की औकात है 14 की। तो चला इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो कैसे हो जाएगा 1s2, यानी s की औकात है 2 की ना, 15 मान लो हमको डालना है, तो 2 इसको फिर 2 दिए 4, फिर 6 10, 2 12, 3 15 हो गया। यहीं तक, ये नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फास्फोरस का है, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बोलन रे कुछ सिखा कि साफे गुण गोबर है। ऑब्बो ने कहा था कि पहले ऊर्जा के कम स्तर वाले में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तुम कहेगा रे मास्टर, एक बार फिर हम सर्कल आपको समझा देंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है वेपर डेंसिटी के बारे में। हमने कहा एक ही फॉर्मूला होता है, आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है 2 गुना वेपर डेंसिटी। इस पर सर आपको सवाल मिलेगा, आणविक सूत्र द्रव्यमान निकाल लेना है, कैसे हम पिछले वीडियो में बनाए हैं। अब बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व, तो 2 को इस साइड ले आओ, भागा दे दो, यू विल गेट द आंसर। उसके बाद हमने बताया सर n का मान निकालने के लिए कैसे बताया सर, इससे हमने बनाया आणविक सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र। यहीं पर हमने बताया था कि इसको अगर हम सर n से गुना कर देंगे और तो ये बराबर ये हो जाएगा, n का मान निकल जाएगा। कैसे हमने निकाला, पहले तो मूलानुपाती सूत्र है क्या, जब आणविक सूत्र को साधारण तरीके से व्यक्त किया जाता है अनुपात, सरलतम अनुपात में, तो इसी को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसके डिफिनेशन से सवाल रहता है सर, आप परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जो कह दो, एक के बात है। तो आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले मिलेंगे सर अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़ो ना, तेरा पास एक ही उपाय है इसके बाद लेवरगिरी करना। यू डोंट हैव अ सेकंड ऑप्शंस, नहीं तो रेलवे में कह, तुम अगले दशहरा अगले दिवाली में तुम कहलाएगा कि ये बच्चा इंडियन रेलवे में। देख लो तुमको क्या करना है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।